अगर सिर्फ इन्फेक्शन के साथ एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है तो कई बार वजाइनल इन्फेक्शन, शायद सर्जरी मेरा पैशन था और गायनेकोलॉजी एक ऐसी फील्ड थी जिसमें डरावना ये थी क्या इरेगुलर पीरियड्स का कारण सिर्फ पीसीओडी होता है या फिर कोई हिडन कारण होते हैं? हाइजीन तो पर्सनल इशू है। पीरियड्स से जुड़ी सबसे कॉमन गलतफहमियां क्या है? क्या करने से नॉर्मल हो जाएगा? पर अवेयरनेस इतना कम क्यों है? सिर्फ लड़कियों पे क्यों, और लड़कों पे भी प्रेशर बनता है। इंजेक्शंस दिए, अपने बच्चे को बाहर बनाया, अंदर डाला। इवन इन वेस्ट सेंटर्स आईवीएफ का सक्सेस रेट, इसमें खतरा माँ को ज्यादा है या फिर बच्चे को? एक माँ जो ट्विन प्रेगनेंसी को कैरी करती है उसे पेशेंट को सेंसेशंस रहते हैं। अल्ट्रासाउंड करवाने टाइम माँ की आंखों से आंसू आ गया हो। महिलाओं का काम नहीं है आपका ध्यान रखना, आपका भी काम है। पेशाब में ब्लड आना डेफिनेटली खतरनाक निशानी होती है। अपनी मम्मी से लड़ाई करना, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला एक, जो महिलाएं 35 क्रॉस कर रही हैं तो गर्ल्स तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए एपिसोड के साथ। आज का एपिसोड काफी अलग होने वाला है क्योंकि हम आज उन बातों के बारे में बात करेंगे जिसमें लड़कियां घर में चुपचाप सह लेती है और डॉक्टर के सामने भी पूरी बातें नहीं बता पाती है। तो हम वेलकम करना चाहते हैं डॉक्टर चित्रांगदा मैम का। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो मैम स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। आज सिर्फ हेल्थ का बातचीत नहीं होगा, हिम्मत की बात होगी। तो मैम आप रेडी हैं? बिल्कुल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैम कुछ आपके जर्नी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। मैम आपने एमबीबीएस से लेकर लंदन तक सफ़र किया, आपने सबसे मुश्किल हिस्सा क्या रहा? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मुश्किल हिस्सा 12th और उस दौरान एमबीबीएस की प्रिपरेशन थी, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। उस समय लोग छोटे होते हैं और मैच्योरिटी नहीं होती है फॉर एग्जाम्स या सीरियसनेस नहीं होता है। तो ऑफ ऑल एग्जाम्स मेरे को ऐसा लगता है कि 12th और उसके साथ जो अंडर ग्रेजुएशन के एग्जाम्स होते हैं वो सबसे डिफिकल्ट फेस था। कोई ऐसा मोमेंट था जब लगा आपको कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी? शायद ऐसा मोमेंट तो हर किसी के जहन में आता है कि अब नहीं हो पाएगा, बट मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी एंड आई थिंक दैट इज व्हाई आई कुड सेल थ्रू। फैमिली सपोर्टेड रहने से ही ये सब सारा कुछ हो सकता है। बिल्कुल जी। गायनेकोलॉजी को चुनना पैशन था या फिर अंदर से कॉलिंग थी आपकी? शायद सर्जरी मेरा पैशन था और गायनेकोलॉजी एक ऐसी फील्ड थी जिसमें फीमेल सर्जरी कर सकती थी, तो इट वाज एन इजी वे आउट, इसलिए मैंने गायनी चुना। एक डॉक्टर बनने के बाद आपने जब पहली बार ऑपरेशन किया था उस टाइम का आपका क्या फीलिंग्स था आपका? तो फर्स्ट जब आपने ऑपरेशन किया था किडनी पेशेंट का? फर्स्ट ऑपरेशन ऑब्वियसली कोई भी चीज जो पहले होती है वो तो हमेशा ही स्पेशल होती है। डरावना भी थी क्या? डरावना तो शायद नहीं बोल पाऊंगी, एक्साइटिंग जरूर थी। एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस एक सिजेरियन का तो स्पेशल था ही, बट फर्स्ट टाइम आपको सुधारने वाले इतने लोग होते हैं कि उस समय एक्चुअली समझ नहीं आता है कि आप खुद कर रहे हैं। बाद में लाइफ हैज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स टू इटसेल्फ। जी बिल्कुल। कुछ गर्ल्स को लेके रिलेटेड क्यूरीज है, इरेगुलर पीरियड्स का कारण सिर्फ पीसीओडी होता है या फिर कोई हिडन कारण होते हैं? इरेगुलर साइकिल्स बहुत कारणों से हो सकते हैं। डिफरेंट एज ग्रुप्स में इरेगुलर साइकिल्स अलग अलग रीजन से हो सकती है। जब वो एक लड़की है जिसके पीरियड शुरू होते हैं उस समय इरेगुलर साइकिल्स हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, मेंस्ट्रुअल साइकिल के इमेच्योरिटी की वजह से हो सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डिफरेंट मालफॉर्मेशंस हो सकते हैं, एनोमलीज हो सकती है, जैसे कि फाइब्रॉइड जिसे हिंदी में रसौली बोलते हैं, या पॉलिप हो सकता है, और बहुत एडेनोमायोसिस हो सकता है। कई बार इरेगुलर मेंसेस प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो सकते हैं। तो हर उम्र में इरेगुलर साइकिल अलग डेफिनेशन के साथ आता है और हर उसका मैनेजमेंट एक्चुअली डिफरेंट है। जी। महिलाएं वाजिनल इन्फेक्शन को नजरअंदाज करती है, क्या ये खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल, वाजिनल इन्फेक्शन अगर सिर्फ इन्फेक्शन के साथ एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है तो कई बार ना वो सिर्फ एक इन्फेक्शन की निशानी है, हो सकता है कि उसमें अंदर कुछ और बीमारी होने की आशंका है। कुछ और बीमारी हो सकती है।
हो सकती है। कई बार महिलाओं से रिलेटेड जो कैंसर्स होते हैं वो एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज के साथ ही प्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी पेशेंट, स्पेशली अगर 40 साल के बियॉन्ड हो और इरेगुलर मेंसेस या वजाइनल डिस्चार्ज के साथ प्रेजेंट करता है, तो उसको एग्जामिन करना ज़रूरी है ताकि आप रूल आउट कर सके कि कहीं गर्भाशय का कोई कैंसर तो नहीं है जो उसे हो सकता है। ओके मैम, ओके। क्या शहर और गांव की महिलाएं में हाइजीन के प्रति अवेयरनेस में कोई खास फर्क देखा आपने? इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से प्रेजेंट करना चाहूँगी। हाइजीन एक बहुत पर्सनल डिसीजन है। ये तो वैसे ही है कि गांव में भी घर साफ होते हैं और शहरों में भी घर गंदे हो सकते हैं। तो हाइजीन तो पर्सनल इशू है। तो इसका शहर और गांव से कोई लेना देना नहीं है। कुछ बातें हैं जो लड़कियां आज भी बोलने से बहुत डरती है। पीरियड्स से जुड़ी सबसे कॉमन गलतफहमियां क्या है? पीरियड्स से जुड़ी सबसे कॉमन गलतफहमी है कि पीरियड्स एकदम सही डेट पे आना चाहिए। कि अगर 28 दिन पे पीरियड्स आते हैं तो 28 दिन पे आना चाहिए, ऐसा नहीं है। पीरियड्स डिफरेंट एज ग्रुप में लेंथ ऑफ पीरियड्स वैरी कर सकते हैं। तो 21 दिन से लेके 35 दिन तक या 21 दिन से लेके 38 दिन तक सब कुछ ही नॉर्मल हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर महीने की 1 तारीख को पीरियड आया हो तो अगले महीने 1 ही तारीख को आएगा। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि साइकिल्स के लेंथ वैरी कर सकते हैं और हर बार इससे परेशान होने की ज़रूरत हो सकता है। बिल्कुल, 1 हफ्ता पहले भी हो सकता है, 1 हफ्ते बाद में भी हो सकता है। डिस्चार्ज या इचिंग जैसी बातें पर जब कोई लड़की पहली बार बोलती है तब आप क्या करते हो? अगर कोई लड़की, जैसा आपने कहा, अगर कोई एक यंग फीमेल आती है जो इचिंग के लिए, डिस्चार्ज के लिए बोलती है, तो उसे सबसे पहले मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना होता है कि उसके लिए साफ सफाई इम्पोर्टेंट है। अगर पीरियड्स के समय जो सैनिटरी नैपकिन्स आपने यूज़ कर रखे हैं, अगर आप उसको रेगुलर चेंज नहीं करते हैं तो वो एक इन्फेक्शन का सोर्स हो जाता है। तो ये उनको समझाना ज़रूरी है। स्टिल अगर फिर भी पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है तो ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं उसे एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत तो नहीं है, कहीं कोई और कारण तो नहीं है। स्पेशली ये एज है जहाँ वल्नरेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो अगर कोई स्पेसिफिकली कंसर्न है तो उस केसेस में सेक्सुअल अब्यूज को रूल आउट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मैम। पीसीओडी या हार्मोनल इम्बैलेंस हर तीसरी लड़की को होती है, पर अवेयरनेस इतना कम क्यों है? पीसीओएस ऐसे हर तीसरी को तो नहीं बोलेंगे, ओवरऑल बोला जाए तो 100 में 3 ठीक है। आप एकदम आंकड़ों पे नहीं जाते तो पीसीओएस सबसे कॉमन रीजन है एबनॉर्मल यूट्राइन साइकिल्स के लिए। तो क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, जैसे जैसे आप मोबाइल के साथ, टीवी के साथ लिंक अप रहते हैं, हुक्ड अप रहते हैं, जितना आप घर के खाने से दूर हो गए हैं ना, पैक्ड फूड में एंड फास्ट फूड में जाते हैं, तो आपकी तो जीवन शैली ही चेंज हो गई। तो ये सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस उसके साथ ही आती है। तो पीसीओएस इसीलिए शायद बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वेट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, वैसे वैसे पीसीओएस के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि लोग फिजिकल एक्टिविटी की तरफ दोबारा जाएं, मोबाइल को छोड़े, शायद बाहर सैर करने जाएं। हाँ, बहुत जरूरी होता है अपने आप को हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस रखना। बिल्कुल जी। कोई ऐसा और मोमेंट है आपका पेशेंट के साथ जो सुनकर अंदर से हंसी भी आई हो और दुख भी हुआ हो? मुझे सबसे मोमेंट, कई बार पेशेंट आके पूछते हैं कि क्या करने से नॉर्मल हो जाएगा, या कई बार ये ऑफर करते हैं कि आप कुछ पैसे ले लीजिए और नॉर्मल करवा दीजिए। तो ये सुन के थोड़ा दुख भी होता है कि अभी भी लोगों को ये समझ नहीं आया कि एक गायनेकोलॉजिस्ट का काम नॉर्मल डिलीवरी कराना नहीं, एक हेल्दी डिलीवरी कराना होता है। तो अल्टीमेटली द एम इज अ हेल्दी मदर एंड अ हेल्दी बेबी, व्हाटएवर द रूट ऑफ डिलीवरी मे बी। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी का होने का चांसेस होता है, तभी ना करते हो। बिल्कुल, ये सेफ्टी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि माँ और बच्चे दोनों ही सेफ हो, किसी के भी साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। नॉर्मल डिलीवरी का मतलब ही होता है कि अ डिलीवरी विच इज अनएडेड, ठीक है, विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू मदर एंड द बेबी। तो नॉर्मल कराएं और बच्चे को परेशानी हो, ये भी ठीक नहीं है। बच्चे को नॉर्मल कराने के चक्कर में माँ को लूज करे, ये भी ना हो। तो इम्पोर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे इज कि माँ और बच्चा दोनों सेफ रहे। शादी के बाद कुछ प्रेगनेंसी को लेकर प्रेशर होता है लड़कियों पे। शादी के 6 महीने बाद
गुड न्यूज कब है? ये सवाल कितना हैवी है लड़कियों पर। सिर्फ लड़कियों पर क्यों, और लड़कों पे भी प्रेशर बनता है। तो फर्स्ट तो ये है कि जो प्रेशराइज करने का सिस्टम है उसको ही चेंज कर देना चाहिए। ये तो कपल को नहीं डिसाइड करेगा कि हमको कब बेबी चाहिए। 6 महीने तो बहुत छोटा समय है एक दूसरे को जानने के लिए। अगर आप सही में कंसर्न है या अगर आप जानना चाहेंगे कि कितने दिनों के बाद हम उसको टेस्ट करेंगे, तो मिनिमम टाइम ऑफ ट्राइंग कि आपने 1 साल साथ में बिताया है, कोशिश की है, और अगर फिर भी कंसीव नहीं किया है तो हो सकता है कि आपको सलाह लेने की जरूरत है। शादी के बाद प्रेगनेंसी को टालना अभी भी गुनाह समझा जाता है क्या? गुनाह तो ये तो बहुत डिफरेंट। शादी के बाद कब कंसीव करना है ये तो जो कपल है वही डिसाइड करें। मुझे बेबी आज चाहिए, 3 महीने बाद चाहिए, 3 साल के बाद चाहिए। देयर इज नो बेटर गाइड than the couple themselves. से जो है क्या होता है? IVF एक आर्टिफिशियल टेक्निक है। अगर एक कपल नेचुरली कंसीव करता है डिस्पाइट ऑल कंजर्वेटिव मेथड्स, जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन, तब उनको कई बार IVF पे रेफर करने की जरूरत है। और कई बार IVF क्योंकि एक्सटर्नली आपने सब पूरी चीजों को चेंज किया, आपने इंजेक्शंस दिए, आपने बच्चे को बाहर बनाया, अंदर डाला, तो ये पूरा ही एक नेचुरल प्रोसेस को सरपास करके एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक है। तो डर इससे ऑब्वियसली देखिए सेफ्टी, क्योंकि इसमें सब कुछ ही आर्टिफिशियल है, डेफिनेटली सेफ्टी के एक अलग पैरामीटर्स हैं, उनको ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। या वो लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी ज्यादा होती है कंपेयर टू बाकी नॉर्मल प्रेगनेंसीज। ओके उसमें चांसेस what % में? इवन इन बेस्ट सेंटर्स IVF का सक्सेस रेट 35% बेस्ट कोटेड है। अच्छा, IVF का सक्सेस रेट 100% में 30% है। 100% किसी भी चीज का सक्सेस नहीं है, मतलब 30% ही लेके चलते हैं। 30 to 35% इज द बेस्ट कोट। ओके। कपल को क्या समझना चाहिए इमोशनल और फिजिकल रेडनेस के बारे में? शादी करने का सिर्फ एक ही मकसद परिवार को बढ़ाना नहीं है। जी एंजॉय करो, फिरो। आप एक दूसरे के लिए कंपनी है जी। यू आर अ फ्रेंड, यू आर समवन इन नीड। तो इट इज नॉट जस्ट कि हम सिर्फ एक फैमिली को ग्रो करने के लिए शादी करते हैं। इट इज अ कंपेनियनशिप फॉर लाइफ। तो एक दूसरे को समझना जरूरी है। जी। एक सामान्य और एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में क्लिनिकल अप्रोच कितना अलग होता है? दोनों के अप्रोचेस डिफरेंट होते हैं। पहले तो आपको किसी भी प्रेगनेंसी को क्लासिफाई करना पड़ता है कि वो लो रिस्क है कि हाई रिस्क है। अगर एक लो रिस्क प्रेगनेंसी है तो हो सकता है कि उन्हें हमें बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, या उसको मॉनिटरिंग ड्यूरिंग लेबर की लेबर के समय उन्हें कितनी बार धड़कन देखना है, कितनी बार ब्लड प्रेशर देखना है, वो डिफरेंट होता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को काफी फ्रीक्वेंटली देखने की जरूरत पड़ती है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनके एक अलग मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। क्या इंडिया में अभी भी प्रेग्नेंट महिलाएं आखिरी महीने तक शुगर या BP को माइनर प्रॉब्लम समझती है? देखिए BP और शुगर को माइनर कोई भी नहीं समझता है। अब जितनी अवेयरनेस है, लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से प्रेगनेंसी में खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार ने इसके पीछे बहुत काम किया है। गांव-गांव तक ये मैसेज पहुंचाया है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से उन्हें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो स्टिल हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी सिर्फ दिल्ली में बैठे एम्स में नहीं, बहुत फार ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत अंदरूनी एरियाज हैं जहाँ पे हर जगह हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। बट स्टिल ट्विन प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा डर किस बात का होता है? ट्विन प्रेगनेंसी खुद में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। किस तरह की ट्विन प्रेगनेंसी है, दोनों बच्चे एक ही थैले में है कि अलग अलग थैले में है, दोनों का प्लेसेंटा सेम है या डिफरेंट है, इस पे भी बहुत सारी प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है। एक माँ जो ट्विन प्रेगनेंसी को कैरी करती है उसे ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उनमें खून की कमी, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस, प्री एक्लेम्शिया के चांसेस, समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस, प्रीटर्म बर्थ होने के चांसेस, सब कुछ ही बढ़ जाता है। तो कुल मिला के ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जिसे हमें ज़्यादा मॉनिटरिंग की या ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। इसमें खतरा माँ को ज़्यादा है या फिर बच्चे को? खतरा दोनों को ही है। अगर है ना दोनों बेबीज मोनोकोरियोनिक है या मोनोएमनियोटिक ट्विंस है तो उसमें बच्चे को खतरा ज़्यादा होता है। डिलीवरी के समय माँ को बहुत ब्लीडिंग होने की संभावना, ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना, खून चढ़ाने की संभावना, सब कुछ ही बढ़ जाता है। ओके मैम,
आईवीएफ से कंसीव करने वाली महिलाओं को क्या डिलीवरी तक स्पेशल केयर देनी चाहिए? स्पेशल केयर तो हर महिला को ही देनी चाहिए। आईवीएफ प्रेगनेंसी, क्योंकि वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उनकी दवाइयाँ अलग होती हैं, उन्हें कई बार अलग इंजेक्शंस पड़ रहे होते हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग डिफरेंट होती है। पर हर पेशेंट जो कि प्रेग्नेंट हो या हर प्रसूति को केयर डेफिनेटली, वो उनकी लाइफ का भी एक स्पेशल पीरियड है और एक डेफिनेटली केयर चाहिए होती है। एनीमिया भारत में प्रेगनेंसी के दौरान सबसे अंडर एस्टिमेटेड खतरा है। आपने कभी देखा है उसकी वजह से बड़ा कॉम्प्लिकेशन हुआ हो? एनीमिया की वजह से बहुत कॉमनली कॉम्प्लिकेशंस होते रहते हैं। एनीमिया की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, कई बार पेशेंट को शॉक में जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे डिलीवरी के समय अगर एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट तुरंत ही खराब होने की संभावना रहती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी आयरन फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन होता रहे, पेशेंट अपने हीमोग्लोबिन चेक कराता रहे शुरू में 7वें महीने में और डिलीवरी के समय, ताकि ये सारे खतरों से बच सके। जी मैम, पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी के बारे में कुछ बात करते हैं। पेनलेस डिलीवरी सिर्फ अर्बन कंसेप्ट है या फिर रूरल पेशेंट में भी एक्सेप्ट किया जाता है? पेनलेस डिलीवरी अगर आप समझ रहे हो तो उसमें एक एपिड्यूरल कैथेटर डालते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन कम हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि पेन कंप्लीटली बंद हो जाता है, पेशेंट को सेंसेशंस रहते हैं। जिस टाइम पे पेशेंट डिलीवर करने वाला होता है तो उसे उस समय पुश करने की या जोर लगाने की जरूरत पड़ती है। तो एपिड्यूरल या पेनलेस लेबर वही संभव है जहाँ पे आपके पास राउंड द क्लॉक एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल हो, राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग अवेलेबल हो। इसका रूरल और अर्बन से ज्यादा आप ये सोचेंगे कि एक ऐसे सेंटर जहाँ पे एनेस्थेटिस्ट की कमी हो वहाँ पे पेनलेस करा ले, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एपिड्यूरल लगाने के साथ ही मॉनिटरिंग बढ़ जाती है कि 1-to-1 मॉनिटरिंग। तो अगर आपके पास फैसिलिटीज है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। एपिड्यूरल लेने से माँ को कौन कौन सी साइड इफेक्ट्स हो सकती है? एपिड्यूरल लेने से जो ड्यूरेशन ऑफ लेबर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि दर्द ही नहीं होता है या दर्द कम होता है, तो ये जो अर्ज टू पुश है वो कम हो जाता है। इस वजह से अगर सामान्य दिनों में 2 घंटे का समय लगेगा तो हो सकता है एपिड्यूरल के केसेस में 2 नहीं 3 घंटे का समय लगेगा, तो वो टाइम ड्यूरेशन एपिड्यूरल के साथ बढ़ जाता है। क्या ये मिथ है कि इससे कमजोरी हो सकती है? डिलीवरी के बाद तो ऐसे भी लोगों को थोड़ा वीक या लग ही सकता है, तो इसको स्पाइनल से एपिड्यूरल से नहीं, ये तो प्रोसेस ऑफ लेबर है जिसकी वजह से लोगों को कमजोरी लग सकती है। आज भी कई लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड करवाने से बच्चे कमजोर होते हैं। क्या ये तो एक बहुत बड़ा मिथ है। अल्ट्रासाउंड कराने से बिल्कुल हमें पता लगता है कि बच्चा कैसा बन रहा है, बच्चे में कोई अंदरूनी खराबी तो नहीं है। जब हम 5वें महीने में बच्चे को स्कैन करते हैं, जिसे एनोमली स्कैन कहते हैं, तो उससे बहुत सारे एनोमलीज को रूल आउट कर सकते हैं, जिससे आप इस परेशानी से बचते हैं कि टर्म पे एक बच्चा जिसके साथ कुछ मेजर एबनॉर्मलिटी हो वो जन्मे। तो अल्ट्रासाउंड कराना स्पेशली 3rd मंथ में, 5th मंथ में और जब जरूरत पड़े तो 9th मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उससे क्या बच्चे कमजोर हो सकते हैं या फिर? बिल्कुल नहीं, अल्ट्रासाउंड कराने से क्यों बच्चे कमजोर होंगे? बिल्कुल नहीं, अल्ट्रासाउंड एक सेफ मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है। आपने कितना बार देखा है अल्ट्रासाउंड करवाने टाइम माँ की आंखों से आंसू आ गया हो ये बच्चे को देख के? ये एक इमोशनल मोमेंट है, जब खासकर फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब पेशेंट फर्स्ट टाइम हार्ट बीट देखते हैं तो वो एक अलग डेफिनेटली वो एक अलग इमोशनल अटैचमेंट है। अल्ट्रासाउंड के स्क्रीन पर सिर्फ हार्ट बीट नहीं दिखती, वहाँ एक जिंदगी पहली बार माँ की आंखों में मिलती है। क्या फेटस माँ के इमोशनल स्टेट में सच में प्रभावित होता है? एक बच्चा तो माँ से जुड़ा है, तो माँ जिस चीजों से अफेक्टेड है थ्योरेटिकली बेबी भी उस चीजों से इन्फेक्टेड है। माँ को बुखार है तो कई बार बच्चे की हार्ट बीट बढ़ी रहती है। तो इमोशनल अटैचमेंट, ऐसी थ्योरीज हैं कि बच्चे को है ना पेट के अंदर ही चीजें सुनाई देती रहती हैं, वो म्यूजिक सुन सकता है, वो मूव कर सकता है, फील कर सकता है। डेफिनेटली इमोशनल अटैचमेंट तो है। माँ बनने के बाद खुद को भूल जाना, पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है मैम? कई बार डिलीवरी के बाद जब नींद पूरी ना होती हो या एक अलग अनुभव होता है एक बेबी को हैंडल करने का, तो कुछ महिलाएं इससे कोप अप नहीं कर पाती हैं या कुछ दिनों तक उन्हें इस बात का स्ट्रेस होता रहता है, जिसकी वजह से चाहे तो वो एक इमोशनल स्टेट में होती हैं जिसमें वो तुरंत रोने लग सकती हैं या
ये समझ नहीं पाती हैं कि ये सारी चीजें उनके साथ क्यों हो रही है। क्यों हो रही तो है? पोस्टमार्टम डिप्रेशन कई बार डिलीवरी के बाद होता है। जरूरी है घर वालों के लिए कि ऐसी सारी महिलाएं जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है उन्हें इमोशनल सपोर्ट दें। जी, लेकिन लोग इसे इग्नोर क्यों करते हैं? शायद समझ नहीं पाते। लोगों को ये लगता है कि अंडरस्टैंडिंग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि माँ को सही में परेशानी हो रही है, जी। या कई बार ये सोचते हैं कि डिलीवरी तो घर में कई और लोगों की हुई है, ये बहुत, क्यों हाँ। इस तरह से रिएक्ट कर रही है। पर ये तो समझना पड़ेगा ना कि हर इंसान की मेंटल स्टेटस डिफरेंट है। जी। मेरी अलग है, आपकी अलग है, उसी तरह उसकी अलग है, तो सबको एक तराजू पे नहीं तोल सकते। और पहले और अब में काफी चेंजेस हैं। तो पहले घरों में है ना बहुत सारे लोग जी। होते थे, दादी है, आपके बाकी रिलेटिव्स है जो लोग सपोर्ट करते थे। जैसे जैसे फैमिली छोटी होती जा रही है, हाँ, फैमिली का स्ट्रेस बांटने के लिए या सलाह देने के लिए लोगों की कमी हो गई है। शायद इस वजह से भी चेंजेस आ रहे हैं। नई माँ कैसे अपना ख्याल नहीं रखती है और इसका लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि एक लेडी जो अभी जिसने मदर बनी हो, हाँ, जो माँ अभी बनी हो। माँ बनी है, जी। उसे बच्चे के साथ अपने भी ध्यान रखने की जरूरत है। पहले तो प्रोसेस ऑफ लेबर से उसको रिकवर करने की जरूरत है। बच्चे को दूध पिला रही है तो उसे भी पोषण की उतनी ही जरूरत है जितना बच्चे को। जी, वो जितने अच्छे से खाए पिएगी, न्यूट्रिशन का ध्यान रखेगी, बाद में जाके परेशानियां कम होगी। उन्हें जरूरी है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करने की, उन्हें जरूरत है रेस्ट करने की, एडिक्वेट न्यूट्रिशन लेने की, ताकि उन्हें कमजोरी ना हो। ओके। कोई ऐसा पेशेंट आपने देखा जो आपको अंदर से हिला दिया हो? मतलब काफी हर लेबर पेशेंट अंदर से हिला देता है। मतलब काफी क्रिटिकल कंडीशन वाला सिचुएशन। क्योंकि ऑब्स्टेट्रिक्स एक बहुत फ्लूइड स्टेट में है, तो कई बार पेशेंट्स है ना लो रिस्क से बहुत हाई रिस्क हो जाते हैं, या आपने जिनको एकदम ठीक देख रखा हो सडनली उनकी हालत बिगड़ जाती नाजुक हो जाती है, खराब तो हो जाती है। वो मॉनिटरिंग एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब, इट कम्स एज अ पार्ट एंड पार्सल। कुछ रैपिड फायर स्टाइल में कुछ क्वेश्चन है मैम। क्या मैडम पीरियड्स में स्विमिंग करना चाहिए? अगर आप कंफर्टेबल हैं तो तो आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप पूल को गंदा न करें। ओके। वाइट डिस्चार्ज मतलब इन्फेक्शन होता है? मैनी टाइम्स इन्फेक्शन होता है, मगर यू नीड टू रूल आउट कि कोई और बड़ी बीमारी तो नहीं है, जैसे कि कैंसर्स या कोई अदर एबनॉर्मल डिस्चार्ज। आपको केयर करने की जरूरत होती है उस चीज की। ओके। पपाया खाना प्रेगनेंसी से नुकसान होता है क्या मैम? एक कॉन्सेप्ट है कि पपाया है सर्टेन केमिकल्स व्हिच कैन एक्ट एज अबॉर्टिफिशिएंट, तो इसलिए लोग मना करते हैं। बोलचाल की भाषा में हर बार जब बिल्ली काटती है तो थोड़ी रास्ता खराब हो जाती है। सही बात है। तो इस तरह से पपाया को भी बोल दिया गया कि भाई प्रेगनेंसी में आपको पपाया नहीं खाना है। किसी ने कुछ बोला और वो बड़ा होता गया। तो ये चीज को लेके आप करेक्ट कर सकते हो इसका? पपाया में कुछ अबॉर्टिफिशिएंट टेंडेंसीज डेफिनेटली होती है, बट वो क्वांटिफाइड नहीं है ना कि कितना पपाया खाने से आपका अबॉर्शन हो जाता है। ये तो कोई डोज, ये कोई मेडिकेशन तो है नहीं। फिजिकल एक्टिविटी के बाद इमीडिएट प्रेगनेंसी हो सकती है? फिजिकल एक्टिविटी के बाद इमीडिएट, ये क्वेश्चन को थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर आप वॉकिंग के लिए जाते हैं, जिम के लिए जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपके हार्मोन्स जो है वो नॉर्मली फंक्शन करते रहते हैं एंड चांसेस ऑफ कंसेप्शन इज हायर रादर देन हैविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ओके मैम। तो ये हो सकता है। मैम, माँ बनना ही औरत का अल्टीमेट आइडेंटिटी है? आप एक डॉक्टर से पूछ रहे हैं। अगर मैं सवाल का जवाब दूं तो एक लड़की के लिए सिर्फ माँ बनना एक काम नहीं है। बिल्कुल। जैसे 10th का एग्जाम पास करना एक काम है, 12th का एग्जाम पास करना एक काम है, तो दीज आर पार्ट्स ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। कुछ रूरल और अर्बन हेल्थ केयर के रिलेटेड बात करते हैं मैम से। मैम, अपने गांव और शहर दोनों जगह काम किया है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या देखा है आपने? क्वेश्चंस में शहरों में लोग इतना गूगल करके आते हैं, गांव में कम आते हैं, तो उनको ट्रीट करना ज्यादा आसान काम होता है, क्योंकि कई बार जब आप उनको बातें समझाते हैं तो एक सच्चे मन से समझते हैं। आप एकदम अर्बन सेंटर्स या बहुत टेक्निकली अपग्रेडेड सेंटर्स पे कुछ भी सजेशन देंगे तो they'll take it with a pinch of salt। आपसे कंफर्म करेंगे, किसी और से कंफर्म करेंगे तो कि सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, सजेस्ट सही कर रहे पा रहे हैं कि नहीं। तो थोड़ा डिफिकल्ट गांव में होता है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि गांव वालों को ट्रीट करना ज्यादा आसान काम है एंड इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन कि आपने किसी की मदद की। ओके। क्या सरकार इसके अवेयरनेस के लिए ग्राउंड लेवल पे असरदार होता है? बिल्कुल, मतलब जितना बड़ा देश है हमारा,
केवल प्राइवेट सेटअप्स पे रिलाई कर पाना असंभव है जी until unless एकदम ग्राउंड लेवल पे जो हमारे PHCs काम कर रहे हैं, जो CHCs काम कर रहे हैं, जो अर्बन सेंटर्स है, जब तक सब मिलके एक साथ काम नहीं करेंगे जी। तब तक हेल्थ केयर को सुधार पाना बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल है। है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है लगातार। नंबर ऑफ डॉक्टर्स में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मेडिकल की पढ़ाई करके बाहर आ जी। रहे हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है। नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स जो हैं जो एकदम बेस लेवल पे है बस है। तो वो भी बढ़ रहा है। एंड टुगेदर विद दैट गवर्नमेंट के इतने अवेयरनेस प्रोग्राम्स है आयरन फॉलिक एसिड को लेके, टिटनेस इम्यूनाइजेशन को लेके, सैया ANM, तो डेफिनेट सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ती है कि लोगों को बेहतर सेवा मुहैया करा सके। मुहैया करा हुआ है। वो भी काफी एफर्ट लगाते हैं अपने साइड से कि सब लोग को कोई दिक्कत ना किसी हो। भी सिस्टम को फ्लॉलेसली काम करने के लिए एफर्ट तो सबको ही लगाना जी, पड़ेगा। जी। जब तक हर एक सिटीजन नहीं तैयार होगा तब तक सिर्फ सरकार के एफर्ट लगाने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। आपने कभी ऐसा मोमेंट फेस किया है जो आपने जो आपको इमोशनली तोड़ दिया हो? कई बार लॉस ऑफ लव्ड वंस या कई बार आप जब पेशेंट्स को है ना खराब होते देखते हैं जी तो वो बहुत डिस्टर्बिंग होता है। मतलब इधर इट इज द लॉस ऑफ अ बेबी और लॉस ऑफ अ पेशेंट, तो वो कई दिनों तक लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि डॉक्टर को उसको अंतर नहीं पड़ता, बट वो लेकिन फर्क महीनों पड़ता है। सालों तक आगे डॉक्टर भी तो इंसान होते हैं मैम। वो एक इंसिडेंट कितने सालों तक आपको हॉन्ट करता रहता है, इसका कोई आंसर नहीं। जी मैम। कोई ऐसा पेशेंट जिसको देखकर आपकी सोच बदल गई हो? कई बार हम लोग हर इन्वेस्टिगेशंस को लाइटली लेते रहते हैं, जी। तो इनिशियली जब पेशेंट है ना टेस्ट कराने को तैयार नहीं होता तो हम लोग भी उसे ठीक है मत कराओ, बट जब आप रेट्रोस्पेक्टिव अगर वो बच्चा लेके आता है जिसे बाद में कोई परेशानी होती है तब आपको ये रियलाइज होता है कि मैंने इसे क्यों फोर्स नहीं किया टेस्ट फोर्स कराने के करना लिए। चाहिए था हाँ। उस टाइम, तब आज उसका ये फोर्स नौबत अगर नहीं आता। फोर्स अगर नहीं भी किया तो मुझे उसको इसके रिपरकशंस समझाने चाहिए, स्पेशली जी। जब क्रोमोसोमल एनोमलीज कई बार बच्चे आते हैं डाउन सिंड्रोम के साथ या ओके। कुछ और क्रोमोसोमल एनोमलीज के साथ, तो उस समय लगता है कि शायद और एफर्ट लेना चाहिए था इस कपल को समझाने के लिए कि आपको क्या हो सकता है। ओके, ये चीज आपको रियलाइज होता है? बिल्कुल, ऑफ लेट तो बिल्कुल रियलाइज होता है कि शायद पेशेंट तैयार नहीं था कराने के लिए, मुझे और एफर्ट लेके इसको है ना समझाने की जरूरत थी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर होता है इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं लोगों से? बिल्कुल कर पाते हैं, पर जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है और डॉक्टर्स को एज ये कंज्यूमर एंड प्रोवाइडर का रिलेशनशिप जब से चेंज होगा तो चीजें चेंज होंगी। जैसे जैसे चीजें और मेडिको लीगल होती जाएंगी तो मैकेनिकल होती जाएंगी। ओके मैम। पुरुष का रोल सिर्फ पति नहीं, पार्टनर बनो। मैम, पुरुषों को महिलाओं की हेल्थ को कैसे समझना चाहिए? उसी तरह जिनको जैसे उन्हें अपनी हेल्थ को समझना चाहिए, दे आर इक्वल पार्टनर्स। दे शुड नो कि क्या हो रहा है उनके साथ, आप उनकी कैसे केयर करो। बिल्कुल, एज योर पार्टनर्स सिर्फ महिलाओं का काम नहीं है आपका ध्यान रखना, आपका भी काम है। शादी तो दोनों ने आपस में की थी। बिल्कुल। क्या ऐसा होता है कि पुरुष ही महिलाओं को डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए रोकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि महिलाएं ही महिलाओं को कंसल्ट करने से रोकती हैं। घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कई बार नहीं, अभी नहीं, थोड़े दिन देख लेते हैं, कुछ दिन और देख लो। हमारे समय तो पहले 9 महीने में कुछ नहीं कराना होता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में जो बड़ी महिलाएं हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है कि कब उन्हें चेकअप करवाना चाहिए, घर वालों को चेकअप कराने की जरूरत है नहीं है, तो पुरुषों से ज्यादा तो इसमें महिलाएं जिम्मेदार हैं। पेशाब में बर्निंग या ब्लड आना इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, फिर भी महिलाएं से छिपाती रहती है। पेशाब में जलन कई बार इन्फेक्शन की निशानी होती है। पेशाब में ब्लड आना डेफिनेटली एक खतरनाक निशानी होती है, चाहे तो यूरिन इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो या फिर अगर पेशाब के थैले में कोई दिक्कत हो, किडनी में कोई दिक्कत हो। तो अगर पेशाब में ब्लड आ रहा है तो उसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जी। क्लिनिक में मशीन होती है, रिपोर्ट्स होती है, बट इमोशंस का इलाज कौन करता है? क्या आपने किसी पेशेंट को सिर्फ गले लगाकर ठीक किया हो? ये काम तो मुन्ना भाई अभी बिजनेस में संजय दत्त ने कर रखा है और किसी को करने की जरूरत नहीं है। मगर तो क्या पेशेंट को इमोशनली भी समझने का
जरूरी होता है मैम कि वो इमोशनली कई बार पेशेंट को समझाने की ज़रूरत होती है कि वो जिस चीज़ों से परेशान हो रहे हैं, हो सकता है कि उससे उनको कोपिंग अप स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत हो, साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत हो, नॉट जस्ट मेडिसिन। तो इसीलिए तो इतना प्रचलन बढ़ रहा है साइकोथेरेपीज का, फॉर बिहेवियरल थेरेपीज का। तो डेफिनेटली इनफर्टिलिटी आज एक मेडिकल इशू है या सोशल स्टिग्मा ज़्यादा? देखिए, इनफर्टिलिटी नॉर्मली अगर हम बात करें तो अगर 10 लोगों की शादी होती है तो अगर वो बेबी प्लान करें तो 8 आउट ऑफ 10 एक साल में कंसीव करते हैं। उसमें से भी 1 आउट ऑफ 10 जो बाकी बचते हैं वो अगले साल कंसीव कर जाते हैं। कुछ ही लोग बचते हैं जिनको इनफर्टिलिटी वर्कअप की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें और कुछ समस्याएं होती हैं जिनकी वजह से बच्चा नहीं रुकता है, या डिटेल इन्वेस्टिगेशन जिसे हम बोलते हैं कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो इसमें स्टिग्मा नहीं है, ये तो एक्सेप्टेंस है। और जैसे जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजीज एडवांस कर रही हैं, अब तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं नॉर्मल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के साथ, या फिर अगर किसी को सही में कुछ परेशानी हो, नॉर्मल तरीके से नहीं कंसीव कर पाता है तो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के साथ। तो अगर सोशल स्टिग्मा है भी तो हमें इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस बनाने की ज़रूरत है। क्या कोई ऐसा मामला रहा है जहाँ पति पत्नी इमोशनली टूट चुके हो लेकिन मेडिकल हेल्प से फिर भी उम्मीद जग रही है? कई बार बेबी एक बहुत कनेक्टिंग फैक्टर होता है। अगर है ना पेशेंट ट्राई कर रहा हो, नहीं कंसीव कर पा रहा है, तो उनके बीच का जो इमोशनल अटैचमेंट है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जब वो IVF के लिए अडॉप्ट करते हैं या AITs के लिए जाते हैं और कंसीव करते हैं तो उनको वापस एक साथ आने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। टेलीमेडिसिन हेल्थ ऐप, पीरियड्स ट्रैकिंग ऐप आज की लड़कियां इनका सही से यूज कर पा रही है? बिल्कुल, आजकल आप किसी से भी पीरियड रिलेटेड इश्यूज के बारे में पूछेंगे तो वो अपने फ़ोन को खोलते हैं कि मेरे पीरियड्स इस दिन आए थे। तो डेफिनेटली अब बेटर कंट्रोल है, बेटर अवेयरनेस है। तो जैसे जैसे ऐप्स बढ़ते जा रहे हैं वो ये भी बढ़ता जा रहा है, उनका एक्सेप्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। ओके मैम, क्या कोई खास टूल या टेक्निक रिकमेंड करना चाहोगे आप इस चीज को लेके? नथिंग स्पेशल, एज लॉन्ग एज आप जिस भी ऐप से कंफर्टेबल है। ओके मैम, क्या फ्यूचर में टेक गलत जानकारी की भरमार का हल बनेगा या उलझन फ्यूचर में? ये तो फ्यूचर ही बताएगा। हाँ, बट स्टिल किसी भी जानकारी को जो दी जाती है उसे परख के फिर अपनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके मैम, एक हैबिट जो हर लड़की को इमीडिएटली बदलनी चाहिए? मम्मी से लड़ाई करना। मेरी मम्मी से लड़ाई इमीडिएटली। तो गर्ल्स अपनी मम्मी से लड़ाई नहीं करना। एक वर्ड जो सुनकर आप परेशान हो जाती हो, एक वर्ड जो सुन के आप परेशान हो जाते हो, अपना क्लिनिक नहीं अभी कहीं और? मेकोनियम। अगर बच्चे ने पेट में पॉटी कर रखा हो तो ऑब्वियसली कभी भी परेशान हो सकते हैं। अगर आप 18 साल की होती तो खुद को क्या सलाह देती? टू बी मोर फिजिकली एक्टिव, ज़्यादा एक्सरसाइज करने की सलाह देती। मुझे ऐसा लगता है कि जब एक पेशेंट एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो अमूमन जो हायर सेंटर्स होते हैं या जो सेकेंड हॉस्पिटल जिसमें आप पेशेंट को लेके जाते हैं तो वो पहला काम क्या करते हैं, वो मान के चलते हैं कि सामने वाले ने जो इन्वेस्टिगेशन कराए थे वो गलत है, हम पेशेंट को सेम इन्वेस्टिगेशन रिपीट करने की जरूरत पड़ती है। तो इस एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, अपने लैबोरेटरीज को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए कि सपोज कीजिए अगर मैं हजारीबाग का रिपोर्ट लेके रांची जा रही हूँ, रांची का रिपोर्ट लेके कैलकाटा जा रही हूँ, या कैलकाटा का रिपोर्ट लेके दिल्ली जा रही हूँ, तो ये रिपोर्ट स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, ना कि एक ही इन्वेस्टिगेशन में हम 4 जगह पैसे खर्च कर रहे होते हैं। बिल्कुल है। तो इट शुड बी अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस एंड ये आपस में कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए कि किस इन्वेस्टिगेशन को हमें मानने की जरूरत है और किसको हम किसको सही से किसको वापस रिपीट करने की जरूरत है। तो ये तभी आएगा जब हमारे सारे लैब स्टैंडर्डाइज्ड हो और हम और आप दोनों अपने लैब्स को ऑथेंटिक माने। तो ये डेफिनेटली चेंज होना चाहिए। ओके मैम, नॉर्मली अगर एक कपल कंसीव करता है और माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है एंड फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो उसमें चांसेस है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप चाहे नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग डिलीवरी बच्चे का कुछ ब्लड है जो माँ के अंदर ट्रांसफर होता है, जिसको फीटो मैटरनल ट्रांसफर या फीटो मैटरनल हेमरेज बोलते हैं। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो जनरली दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जब पहली बार जब वो रेड ब्लड सेल माँ के अंदर जाता है तो वो परेशानी नहीं करता।
पर क्योंकि वो फॉरेन सेल था, माँ का अपना नहीं था, बॉडी एक इम्यून सिस्टम स्टार्ट करती है और उस सेल को डिस्ट्रॉय करती है। अब सपोज कीजिए वही माँ दोबारा एक RH पॉजिटिव बेबी के साथ प्रेग्नेंट है और फिर से जब वो सेल्स अंदर आते हैं तो नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव होगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर वो पॉजिटिव सेल्स है तो मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो मल्टीपल टाइम्स होगा। वो क्या करेगा, वो बच्चे के अंदर जाके वो रेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा, जिसको RH इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, जब हमारे पास एक पेशेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आती है तो उसका ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। ठीक, अगर वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो उसे 7th मंथ में और आफ्टर डिलीवरी एक इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ती है ताकि ये इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको हम कम कर सके, या आगे आने वाले बच्चों में किसी भी तरह का इम्यून रिएक्शन या इम्यून मेडिएटेड कोई रिएक्शन ना हो। ब्लड ग्रुप कोई भी हो, ब्लड ग्रुप O A B पॉजिटिव हो तो उसको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनकम्पैटिबिलिटी मैक्सिमम केसेस में RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होती है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से होती है। इसके अलावा भी ABO इनकम्पैटिबिलिटी, सपोज कीजिए मदर का ब्लड ग्रुप A है, बच्चे का O है, या ABO इनकम्पैटिबिलिटी जिसकी बात करते हैं उसमें सपोज फादर का B पॉजिटिव है, मदर का O पॉजिटिव है, इस केसेस में नॉर्मली जब बेबी होता है तो फिर आपको डे 4 पे जॉन्डिस के लिए स्क्रीन करने की जरूरत है, मगर ऐसे केसेस में एंटी-D देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव नहीं है। जी। तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो सकता है। अगर फिर थोड़े और डिटेल में जाएंगे, फिर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस हो सकते हैं। जब भी हमारे पास जीन्स होते हैं तो उसकी 2 कॉपीज होती है, ठीक है। तो अगर दोनों अगर हेटेरोजाइगस होते हैं, ठीक है, तो उस केसेस में देयर आर 25% चांसेस कि बच्चा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। बट जैसे अगर माँ का ब्लड ग्रुप A है तो इट विल हैव 2 जीन्स, ठीक है। अगर सेकंड वाला जीन जो है उसमें जो माइनर एलील है और फादर के भी जीन में वैसे ही है, तो जो क्रॉस ओवर है उसमें 25% चांसेस होंगे कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो। मेरा वैसा नहीं। ठीक है, जब आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड ग्रुप को स्क्रीन कराएं, 7th मंथ में ICT बोल के एक टेस्ट होती है, इनरेट क्रूम्स टेस्ट, वो कराने की जरूरत पड़ती है, और 7वें महीने में एंड डिलीवरी के बाद एंटी-D बोल के एक इंजेक्शन लेने की जरूरत है, जिससे ये जो इफेक्ट है कि RH इनकम्पैटिबिलिटी का जो इफेक्ट है या इम्यून मेडिएटेड जो डिस्ट्रक्शन है वो सबको हम लोग कम कर सकें। ओके मैम, सर्वाइकल कैंसर के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला एक काफी कॉमन कैंसर है। ये जनरली 40 इयर्स के बाद होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैंसर सर्विक्स एक ऐसा कैंसर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इसको रेगुलरली स्क्रीन करके, जिसको पैप स्मीयर बोलते हैं, कि हर महिला को 35 साल के बाद जरूरी है कि हर 3 साल पे या 5 साल पे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस मेथोडोलॉजी से जा रहे हैं, सर्वाइकल स्मीयर्स लेने की, या जिसको पैप स्मीयर बोलते हैं। और ये स्मीयर तब तक लेते हैं जब तक महिला 65 इयर्स की नहीं हो जाती है। अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है तो 65 इयर्स के बाद स्क्रीनिंग बंद करते हैं। अगर रिपोर्ट्स में कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो उसको ट्रीट करने की जरूरत होती है, क्योंकि कैंसर सर्विक्स डेवलप होने में 10 साल जितना लंबा समय लग सकता है। तो इसे कई बार एकदम शुरुआती दौर में पहचान लेना संभव है, जिससे हमारी कैंसर मोर्टालिटी या कैंसर में प्रोग्रेशन, इसके रेट्स कम हो जाएंगे। अब और भी जरूरी है, कैंसर बच्चों को, जितनी भी लड़कियां हैं 9 to 14 इयर्स ऑफ एज, सबको कैंसर सर्विस के अगेंस्ट वैक्सीन लेनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रोवाइड कर रही है, प्राइवेट सेंटर्स पे भी। तो जितनी लड़कियां हैं आफ्टर 9 इयर्स ऑफ एज, उनके लिए उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गो बैक टू योर डॉक्टर, आस्क देम अबाउट cervix vaccines की प्रिवेंशन के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कमिंग डेज। और जो महिलाएं 35 क्रॉस कर रही हैं, उनके लिए पैप स्मीयर करवाते रहना, एवरी रेगुलर पैप स्मीयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाइकल कैंसर का जो वैक्सीन है, दैट इज एक्चुअली 2 वेरिएंट्स होते हैं, मतलब क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन होते हैं। तो वो डिफरेंट HPV स्ट्रेन्स के लिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस है जो कि कैंसर सर्विक्स कॉज करता है, तो ये HPV के अगेंस्ट एक प्रिवेंटिव मेजर है। आप कैंसर सर्विक्स का वैक्सीन देके ब्लड कैंसर्स को नहीं प्रिवेंट कर सकते, ये CS सर्विक्स के प्रिवेंशन। मैम, आपने वो सब चीजें बोला जो सभी लोग
बोलने से डरते हैं, किसी से शेयर करने से डरते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। फिर कभी एक नए टॉपिक के साथ आपसे बातचीत होगी मैम। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू सो मच। This was more than a podcast. This was much needed conversation. Thank you all.